Assalamualaikum. My name is Fazul Wahab. You are watching my YouTube channel. We are studying science, class 6 science, International Lower Secondary Science book 1. This is the title page of this book, International Lower Secondary Science 1. And our today's topic is upthrust. It is on page number 150 and upthrust is our topic today. अपथ्रस्ट में देखें एक डायग्राम में जो आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है, इसमें एक बॉडी है, एक स्टोन है, ठीक है, एक पत्थर लिया गया है। आप इसको अंडरस्टैंड करें बेटा। पत्थर लिया गया है और स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट निकाला गया है। ये हवा के अंदर उसने लटकाया हुआ है रस्सी से और इसका वज़न निकाल लिया। यहाँ पे वज़न आपको ये 40 कुछ न्यूटन आपको इसका वज़न नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब आप उसको पानी में डाल देंगे और फिर उसका वज़न करेंगे तो देखिए 40 से थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा। ये बल्कि ये पहले कितना था, ये 40 समथिंग था, 41 कुछ इस तरह का था, हाँ 41.5 था, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब ये कितना हो गया है, ये कुछ 38 हो गया। पहले वज़न कितना था 41.5 और फिर कितना हो रहा है 38 हो रहा है। ये वज़न क्यों कम हो गया उसका? पानी में डालने की वजह से। ये असल में पानी उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे कोई पानी नहीं है, हवा में लटक रहा है, तो उसका टोटल वेट है 41.5 कुछ इस तरह का है। और जब उसको हम पानी में डाल देते हैं तो अब वो हवा जो वाटर है, वाटर जो है उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट कहते हैं उसको, सही है। ये पानी इस पत्थर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है और इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट, ठीक है। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है और इसके रिएक्शन में पानी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। आप देखिए कभी लकड़ी को पानी में डाल दें, लकड़ी को जब पानी में डाल देते हैं तो वो डूबता नहीं है ना। अगर आप हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा, लकड़ी ज़मीन के ऊपर गिरेगी नहीं गिरेगी, गिरती है ना। लेकिन पानी में जब हम डाल देते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर नहीं गिरती, ठीक है। लकड़ी पानी के अंदर डूबती नहीं है, उसके सरफेस के ऊपर तैर रही होती। क्यों तैर रही होती? अगर आप हवा में छोड़ लेंगे तो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, लेकिन जब आप पानी में डाल देते हैं तो वो पानी के ऊपर ज़मीन के नीचे नहीं जाती, पानी के ऊपर तैर रही होती है। वो अपथ्रस्ट की वजह से। लकड़ी की सूरत में और पानी में अपथ्रस्ट ज़्यादा होता है, लकड़ी का वज़न कम होता है, इसलिए सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर तैर रहा होता है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट क्या चीज़ होती है, जो लिक्विड वाटर बॉडीज़ के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। तो इसको देखें, इस बुक को पढ़ लेते हैं। वे अ स्टोन इन एयर विद अ फोर्स मीटर है, ठीक है। फोर्स मीटर के ज़रिए आप वज़न मालूम करें पत्थर का। वे द स्टोन अगेन व्हेन इट इज सबमर्ज इन वाटर है, फिर दोबारा उसका वज़न मालूम करो पानी में डाल के, जब वो पानी में डूब जाए उसका वज़न मालूम करें। आर द टू रीडिंग्स द सेम? नो। क्या दोनों रीडिंग सेम है? दोनों रीडिंग सेम नहीं है। If they are not, suggest why there is difference between weight of the stone in air and in water. कहते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, तो कहते हैं कि वो सजेस्ट करें और रीज़न बताएं कि क्यों इस तरह से है कि ये वेट इधर ज़्यादा है इधर कम है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बता दिया था अपथ्रस्ट की वजह से है, जो कि वाटर के अंदर जो पत्थर है उसकी वजह से पानी का अपथ्रस्ट इसके ऊपर है, इसकी वजह से उसका वेट कम हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कम शो हो रहा होता है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ओके, gravity acts on an object whether it is in the air, in water. When object is submerged in water, the water provides an upward force push on it. This upward force is called upthrust, ठीक है। ग्रेविटी जो होती है ना, इन ज़मीन जो चीज़ों को खींचती है अपनी तरफ, तो हर चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। ख़ास वो वाटर के अंदर है या वो हवा के अंदर है, ठीक है। हवा के अंदर है तो सिर्फ ग्रेविटी होती है तो इसलिए ज़्यादा होता है। वाटर के अंदर चूँकि पानी इसके ऊपर एक पुश अप्लाई कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, इसलिए वहाँ पे वज़न जो है थोड़ा सा कम, यानी जो यहाँ पे ये जो फोर्स बैलेंस है
ये वेट को कम शो कर रहा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को, जिस वाटर की अपवर्ड फोर्स को जो स्टोन के ऊपर अप्लाई कर रही है, अप्लाई कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। द अपथ्रस्ट इन वेट एक्ट्स ऑन स्टोन इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर 8.19, ठीक है। ये जो द अपथ्रस्ट इन वेट, दोनों ये फोर्सेस, वेट डाउनवर्ड है, ठीक है, और जो वेट है, जो अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड है। देखिए इसके अंदर एरो से शो किया हुआ है, ये ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये वेट है, और ये अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो एक ही जगह पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और अपवर्ड जो अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। द अपथ्रस्ट कैंसल आउट सम ऑफ द वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर, ठीक है। चूंकि वेट ज़्यादा है लेकिन अपथ्रस्ट की वजह से थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा, थोड़ा सा पार्ट, उसका पार्शियल पार्ट जो है, उसको कुछ हिस्सा वेट का कैंसल आउट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल वेट है वो थोड़ा सा कम शो होगा फोर्स बैलेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारे पास अपथ्रस्ट का। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ईयर रेजिस्टेंस का है, ठीक है। ईयर रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं, पढ़ेंगे। 8.6 टॉपिक है। अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ एन एयरप्लेन विदाउट अ पैराशूट वुड फॉल क्विकली डाउनवर्ड एंड मोस्ट लाइकली गेट किल्ड। However, with a parachute, the person would be able to fall slowly and safely to the ground. Why is this so? जब अगर कोई बंदा जहाज़ से जंप मारता है, बहुत ज़्यादा ऊपर से जहाज़ से जंप मारता है और उसके वैसे ही मतलब बगैर पैराशूट के, तो सीधा धड़ाम से ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा और मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पैराशूट से उतरता है तो सेफली सुकून से वो नीचे आके उतर जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा हुआ होगा कि इवन के पैराशूटर्स जो है वो गिरते भी नहीं है, ज़मीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब बंदा पैराशूट के बगैर जब नीचे उतरता है बंदा, तो बॉडी का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, वेट ज़्यादा होता है। तो बॉडी के साइज़ के ऊपर नीचे से हवा एक्ट कर रही होती है। जब वो बंदा नीचे आ रहा होता है तो नीचे से हवा अपथ्रस्ट लगा रहा होता है, जिसको हम ईयर रेजिस्टेंस कहते हैं। हवा ऊपर की तरफ लग रही है, वेट नीचे की तरफ। चूंकि वेट बहुत ज़्यादा होता है और ईयर रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से बंदा जैसे नीचे आ रहा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और ज़मीन पर आके वो गिर जाता है, मर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास पैराशूट है तो पैराशूट खोल देता है, तो पैराशूट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, खोलने की वजह से काफ़ी फैल जाता है वो। अब नीचे से जो हवा का एयर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हवा ज़्यादा एरिया के ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसलिए वो वेट, वो एयर रेजिस्टेंस इतना होता है कि वेट के बराबर हो जाता है। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर बंदा आराम से नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है, ठीक है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यूनिफॉर्म, न फिर फोर्स ज़्यादा होती है न वेट ज़्यादा होता है। अपथ्रस्ट भी ज़्यादा नहीं होता, दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिए बंदा एक ख़ास स्पीड से नीचे आ रहा होता है और सुकून से नीचे उतर जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ईयर रेजिस्टेंस। पैराशूट खोलने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जहाँ पे हवा ज़्यादा एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, और उसकी वजह से जो बंदा जो ईयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ईयर रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से वेट और ईयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाते हैं, और इस तरह से बंदा फिर ज़ोर से नहीं गिरता बल्कि आराम से नीचे आके उतर जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ईयर रेजिस्टेंस कहते हैं। वाई इज़ दैट सो? अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टू फाइंड आउट, गेट 3 पीसेज ऑफ A4 साइज पेपर। A4 साइज पेपर ये वाला होता है, अगर आप इसको ये ले लें तो ये हमारे पास A4 साइज पेपर है। ये वाला जो है, ये जो नॉर्मली प्रिंटर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये A4 साइज पेपर्स हैं। अच्छा, कहते हैं कि A4 साइज पेपर ले लें, फोल्ड 1 piece ऑफ पेपर इनटू हाफ, क्रंच अप द सेकंड पीस इनटू अ बॉल, लीव द थर्ड पीस ऑफ पेपर फ्लैट। With the help of 2 classmates, hold each piece of paper at the same height and drop all 3 pieces at the same time. अब क्या कीजिएगा? एक पेपर है, आप पूरा की पूरा ले लें, उसको मतलब उसको फोल्ड भी ना करें और क्रंच भी ना करें, ठीक है। दूसरे को फोल्ड कर दे, हाफ कर दे, और तीसरे को क्रंच कर दे, बॉल बना दे उसकी, जैसे ही उसने किया हुआ है, ठीक है। अब आप ऊपर हाइट पे जाएं और हाइट से तीनों को छोड़ दें।
तो जो सबसे पहले गिरे। एग्जैक्टली जो बॉल वाला पेपर है जिसको क्रंच किया करके उसको स्पेयर बनाया, उसको बॉल बना दिया है, वो जल्दी गिर जाएगा। जो हाफ रोल किया हुआ है फिर वो गिर जाएगा, उसके बाद फिर वो आ जाएगा और आखिर में ये वाला आएगा। ऐसे गिरा। हाँ, उसकी वजह क्या है? बॉल वाला है उसका साइज छोटा हो जाता है। देखिए वजन एक ही है, तीनों एक ही पेपर है, एक ही साइज के पेपर है, A4 साइज के पेपर है, लेकिन इसका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने की वजह से इसके ऊपर जो एयर लगती है ना वो कम लगेगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया ना, तो कम एरिया नीचे से लग रही है, ये रेजिस्टेंस इसके लिए कम होगा, इसलिए ये तेजी से गिरता है। वजन इसका ज्यादा होगा, ये देखिए वजन तीनों का सेम है, लेकिन इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस कम होगा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इस पे बहुत ज्यादा होगा। तो जिस पे कम होता है उसका वेट ज्यादा होता है, जल्दी से नीचे आ जाता है। जिसके ऊपर इन्हें वेट ज्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस के निस्बत, वेट तीनों का सेम है, लेकिन हवा एयर रेजिस्टेंस जो होती है ना, इसके ऊपर हवा लग रही होती है, उसके निस्बत वेट ज़्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस के निस्बत। इस केस में इसके निस्बत भी वेट ज़्यादा होता है, लेकिन इसके निस्बत थोड़ा सा कम होता है, और इसमें एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे आखिर में ये नीचे आता है। ठीक है, फिर ये इससे पहले सबसे पहले ये आता है, फिर ये वाला, फिर ये। जिसका साइज छोटा होता है, जैसे पैराशूटर जो पायलट होता है ना, अगर वो पैराशूट नहीं खोलता साइज छोटा होता है, तो एयर रेजिस्टेंस के निस्बत उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो तेज़ी से आके गिरता है, स्पीड पकड़ता है और ज़मीन के ऊपर धड़ाम से गिरता है। लेकिन अगर पैराशूट खोल लेता है तो अब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, साइज़ बढ़ गया पैराशूट की वजह से, अब उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए फिर वो आराम से आ रहा होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है, और फिर ज़मीन के ऊपर सुकून से उतर जाता है, कुछ भी नहीं होता उसको। ठीक है, तो इसकी वजह ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है सामने। ठीक है, ओके। विच piece of paper fell to the ground most quickly, which piece of paper fell the most slowly, which piece of paper has the largest surface area। तो ये मैंने तीनों एक्सप्लेन किए। इस वाले का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया कम है, ये सबसे आखिर में गिरेगा, ये सबसे पहले गिरेगा, ये दरमियान के टाइम में दरमियान में आ जाएगा, पहले ये, उसके बाद फिर ये, फिर आखिर में ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। फ्रिक्शन is the force which oppose motion when two surfaces are in contact। ठीक है, फ्रिक्शन कौन सी फोर्सेस होती है? वो फोर्स होती है जब दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर आप इन्हें फोर्स मूव करते हैं, उसकी वजह से। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बटन में ले लेता हूँ, अगर इस सरफेस के ऊपर मैं यूँ मूव करता हूँ ना, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये वाला है, तो ये सरफेस इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, ये सरफेस इसके वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप दो हाथ ले लेते हैं यूँ, देखिए यूँ करते हैं, ये एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इन दो सरफेसेस को जब हम एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है, समझ रहे होते हैं ना। और इस जो स्टॉपिंग एफर्ट होती है दोनों सरफेसेस की, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस कोशिश को, इस फोर्स को जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं ये दोनों सरफेसेस, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को घसीटते हैं तो फ्रैक्शन। देखिए हाथ अगर यूँ करेंगे हाथ गर्म हो जाती है, ये फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से। ज़रा करें आप, है ना, हाथ गर्म हो रहे हैं ना। ठीक है, वजह क्या है? फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन, तो कहते हैं एक सरफेस को जब दूसरे सरफेस के ऊपर आप मूव करते हैं तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपने ऊपर से गुजरने नहीं देते, और ये जो कोशिश करते हैं, जो जोर लगाते हैं रोकने की, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अगर मैं इस हाथ ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन एंड स्लोज डाउन और स्टॉप मोशन, एक दूसरे के मोशन को स्टॉप करते हैं या स्लो कर लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू एयर
its surface is in contact with the air, therefore there is a friction between the object and the air. This friction is called air resistance है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ हवा में उड़ रही होती है, ठीक है, जब कोई चीज़ हवा में उड़ रही होती है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो एक्ट कर, मतलब एक दूसरे के मोशन को भी स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। जो बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है, वो हवा को दबाने की कोशिश कर रहा होता है और हवा उसको ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। हवा किसी चीज़ को अपने में से गुजरने नहीं देती, कोशिश करती है रोक ले, अलग बात है कि रोक नहीं सकती, ठीक है, लेकिन मोशन को स्टॉप करने की कोशिश ज़रूर करती है। और फिर अगर तूफान आए, हवा जब बहुत ज़्यादा, उसकी फोर्स ज़्यादा होती है तो फिर बंदे को रोक भी लेती है, चीज़ों को उड़ाती भी है, ठीक है। इसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, ओके। Everything else being equal and opposite with a larger surface area will experience greater air resistance because more of its surface is in contact with the air. The flat sheet of paper has the greatest surface area. This is why it falls most slowly to the ground. जितना surface area ज़्यादा होगा उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो फ्लैट शीट है, ये वाला थर्ड वाला जो फ्लैट शीट था, ये वाला, ठीक है, ये जो फ्लैट शीट है, चूँकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से पैराशूट की जो बॉडी होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है, एयर रेजिस्टेंस कम होती है। अगर पैराशूट को खोल देता है तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इस तरह से जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सिमिलरली अ पैराशूट फॉल्स स्लोली टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द लार्ज एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द लार्ज सरफेस ऑफ द ओपन पैराशूट। ये मैंने पहले आपको बता दिया ऑलरेडी। द वेट ऑफ द पैराशूट पुल्स हिम और हर डाउनवर्ड व्हाइल द एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेट एंड स्लोज डाउन द डाउनवर्ड मोशन। जो पैराशूटर का और पैराशूट का जो वज़न होता है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, हवा उसके ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है, इसलिए उसके स्पीड को, इसके मोशन को स्लो कर रही होती है और वो आराम से नीचे आ रहा होता है। इफ़ द पैराशूट फेल्स टू ओपन द पैराशूट वुड बी इन ग्रेट ट्रबल। अगर पैराशूट खुदा न खास्ता नहीं खुला तो ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, वो मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज के लिए। कल इंशाल्लाह हम जो टॉपिक हम करेंगे, बल्कि ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया, वाह, ठीक है, ये चैप्टर हमारा जो फोर्स का है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर जाके चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, ठीक है।